नमस्ते दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो सत्य घटना पर आधारित है। वो कहानी है एक प्रवीण नाम के शख्स की। सच्ची घटना है, उसके जीवन में जो घटा है मेरे पहचान में ही है। तो उन्होंने कहा कि ये कहानी वो शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई और वही कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। करीब 40 से 45 साल पहले जब वो करीब 7-8 साल के थे तो उनकी फैमिली मुंबई में एक चौल में शिफ्ट हो गए। कुछ टाइम बीता, वो और उनके फैमिली नेबर्स के साथ घुलने मिलने लगे। चौल की एक बॉर्डर हुआ करती थी, एक ऊंची दीवार हुआ करती थी। वो उस पर बच्चे उस दीवार को पार करते, फिर वहीं से वापस चौल के अंदर एंट्री कर लेते। ऐसे बच्चे खेलते थे, तो वो प्रवीण भी ऐसे ही खेलता था। तो एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते दीवार के पार चला गया और अनजाने में वहाँ पर नींबू और मिर्ची पड़ी हुई थी, या किसी ने रखी हुई थी, किसी की नज़र उतारी हुई, तो उस पर उसका सीधा पैर पड़ गया। उस वक्त तो उसको ध्यान में नहीं आया कि ये क्या चीज़ हो सकती है। छोटा था वो, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया और घर पे भी बताया नहीं। तो दूसरे दिन बस वो नींद से उठा और करीब सुबह के 9-10 बजे हुए थे। अचानक वो बेहोश हो गया। पूरे घर वाले परेशान हो गए कि ये अचानक उठते ही बस थोड़ा सा आगे चला था वो कि वो बेहोश हो गया। पूरे घर वाले डर गए कि ये अचानक क्या हुआ, इसे बेहोश क्यों हो गया। और उनकी दादी थी, बाकी उसके फैमिली मेम्बर्स भी थे, काफ़ी परेशान हो गए। तो उसके मुंह पे पानी की छींटे मारे गए। तब तो वो होश में आ गया, पर ना उसको और उसके फैमिली को पता चला कि ये बेहोश क्यों हो गया। ऐसे कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं थी, फिजिकली वो फिट था, लेकिन ये बेहोश क्यों हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्रवीण के होश में आने के बाद सबकी जान में जान आई, नॉर्मल हो गया सिचुएशन। लेकिन कब किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बेहोश क्यों हो गया और रीज़न क्या था उसके पीछे। कुछ दिनों बाद उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। जब वो सो जाता, रात को उसकी पूरी बॉडी जकड़ ली जाती। उससे जब वो चिल्लाने की कोशिश करता तो उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। वो हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलते थे। ऐसे लगता था पूरा उसका शरीर जाम हो गया हो। जितना वो चिल्लाने की कोशिश करता, ऐसा लगता था जैसे उसका गला जाम हो गया हो, जरा भी हिल डुल नहीं पा रहा था। ये उसका फर्स्ट एनकाउंटर था। काफ़ी कोशिश करता वो हिलने की, चिल्लाने की, उसके मम्मी पापा को बुलाने की, आवाज़ देने की, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता था। शायद उस साइंस के टर्म में उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन उसके लिए तो एक खौफनाक और डरावना एक्सपीरियंस था। वो अंदर से काफ़ी डर जाता, क्योंकि ना उसकी आवाज़ निकलती, ना वो हिल डुल पाता। अंदर से वो इतना डर जाता था कि समझ में नहीं आ रहा था उसको कि क्या करे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी उसके लिए, पहली बार। उसके बाद उसके साथ ऐसे ही काफ़ी बार हुआ, अनगिनत बार। और कभी कभी तो वो नींद में कुछ अलग से हरकतें कर लेता। उसको समझ में नहीं आता कि उसके मम्मी पापा को ये बात बताए या नहीं बताए। काफ़ी डर में वो रहने लगा और काफ़ी अजीब सी चीज़ें भी दिखने लगी थी उसको। रात को वो घर से निकलने को डरने लगा। हर 2-4 दिन के बाद उसे उसकी बॉडी को जकड़ा जाता और वो छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन उसके लिए वो इम्पॉसिबल था। ये परेशानी उसके लिए हमेशा की बन गई। काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बीच में एक बात हो गई, ऐसे ही उसकी बॉडी जकड़ ली गई थी
और वो डर भी गया था काफ़ी, मतलब हमेशा ही उसको डर लगता था। तो एक बार उसने भगवान का नाम लिया और वो कुछ ही सेकंड्स बाद वो रिलीज़ हो गया। उसकी बॉडी जो फ्रीज़ हो गई थी वो रिलीज़ हो गई। उसको काफ़ी मतलब हल्का महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, फ्री महसूस हुआ। तभी उसको स्ट्राइक हुआ कि जब भगवान का नाम लिया जाए तो शायद वो रिलीज़ हो या बच जाए। और उसके बाद जब भी उसको ऐसे जकड़ा जाता वो भगवान का नाम लेता और कुछ ही सेकंड्स बाद वो फ्री हो जाता। तो ये बात तो उसको समझ में आ गई, लेकिन फिर भी ये सिलसिला काफ़ी सालों तक आगे ऐसे ही चलता रहा। प्रवीण अपनी ज़िंदगी डर के साए में जी रहा था। प्रवीण की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। उसके घर में शांति नहीं थी, कलह चलता रहता, झगड़ा चलता रहता, शांति नहीं थी उसके घर में। उसकी एक मौसी भी थी जिसे वो काफ़ी रिस्पेक्ट करता, माँ के समान मानता। उसे वो हर बात शेयर करता कि घर में आज ऐसा हुआ, घर में आज वैसा हुआ। जब भी आती वो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आती, लेकिन घर का माहौल सही नहीं चल रहा था। घर में झगड़ा मम्मी पापा के बीच में, उसकी लाइफ मिजरेबल से चल रही थी। हर दूसरे चौथे दिन घर में झगड़ा कलेश शुरू ही रहता था। उसकी लाइफ ऐसे ही कट रही थी। स्कूल कंप्लीट हुआ, कॉलेज में गया, उसके नए दोस्त बने। उनमें से एक उसका दोस्त था विशाल करके। वो प्रवीण को एक योगी के पास ले गए, एक साधु के पास। योगी ने प्रवीण को देखते ही उसको बोल दिया कि तुम्हारे घर में ये सब है। वो चौंक गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर यकीन करे या नहीं करे। उस दिन तो वो कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं था, तो वो घर पे लौट आया। प्रवीण का आगे उन योगी के पास आना जाना शुरू रहा। काफ़ी सालों तक ये चलता रहा। और उस बीच में उसको उसके जो मौसी थी उसके बिहेवियर में कुछ फ़र्क दिखाई देने लगा। ऐसे लग रहा था उसको कि मौसी उसकी सामने से कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। काफ़ी सारी बातें उसको खटक रही थी। प्रवीण की मौसी जब भी उसके घर आती तो उसके घर में कलह और क्लेश झगड़ा और बढ़ जाता, और होता ही होता। यही बात उसको समझ में नहीं आती। जब भी ये मौसी आती है उसके बाद में झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं, घर में अशांति क्यों फैल जाती है। तो वो इस बातों पर ध्यान देने लगा। तो प्रवीण ने उसके जो दूसरे रिश्तेदार थे उनके पास जाके उसके मौसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। तो कुछ अजीब सी बातें उसको पता चली। जैसे वो किसी एक ब्लैक मैजिक करने वाले के पास जाती है, उसके साथ वो कांटेक्ट में है और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें करती है। तो वो सुन के वो शॉक हो गया और सारी बातें उसको अब समझ में आने लगी। प्रवीण का बिहेवियर उसके मासी के अगेंस्ट होने लगा। तो उसके मासी को शायद से पता चल गया कि इसको कुछ तो ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। उसके बाद प्रवीण के लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी, नेगेटिव चीज़ें होने लगी। और इन सब के पीछे प्रवीण का कहना है कि इसके मासी का हाथ है। उसके हर एक काम जो वो करता उसमें वो अनसक्सेसफुल हो जाता। उसके पर्सनल लाइफ में वो अनसक्सेसफुल होने लगा, प्रोफेशनल लाइफ में अनसक्सेसफुल होने लगा। जब प्रवीण ने ये बात उसके घर वालों को बताई तो उसके घर वालों ने उसका इतना यकीन नहीं किया और उसको ही समझाने लगे कि ऐसे कुछ नहीं है। और ये बात उसके मौसी को पता चली कि प्रवीण ने ऐसा डिस्कशन किया है। तो उसके बाद प्रवीण की लाइफ में और कुछ बदलाव आ गए। उसको अजीब अजीब से सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे। और उसके पर्सनल लाइफ में भी कलह मच गया पूरा। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे छोड़ गई। उसका बिजनेस, उसका काम धंधा ठप हो गया। मतलब एक तरह से कि वो बर्बादी की ओर चल पड़ा। और ये सब हुआ उसके मौसी के कारण।
और वाकई में उसका जो शक था उसका यकीन में बदलने लगा। और बाद में बहुत सारी बातें उसको उसके मौसी के बारे में पता चली कि ये ब्लैक मैजिक एक्चुअल में करती है। जैसे कि खाने में कुछ डाल दिया या घर में ऐसी कोई चीज़ ला के रख दी जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हो जाता था। आस्ते आस्ते प्रवीण के मौसी का आक्रोश बढ़ता गया। वो हर किसी के साथ ऐसा ही करने लगी। उसको मज़ा आने लगा। किसी के घर में कला कलेश करा के उसको मज़ा आता। किसी का डिवोर्स करा दिया या किसी के घर में झगड़ा लगवा दिया। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करती थी वो। तो आस्ते आस्ते हर एक लोगों को ये पता चल गया और उसको आस्ते आस्ते उसके फैमिली वाले उसको दूर करने लगे। और प्रवीण का ये कहना था कि अभी उसके घर वालों को भी ये सब पता चल गया है, तो वो उसके फैमिली वाले खुद उसको अवॉइड करते हैं। तो वो इतना उसको गुस्सा और इतना उसका आक्रोश बढ़ गया कि वो खुद ही पागल जैसा करने लगी है। यही होता है जब कोई ब्लैक मैजिक दूसरों के बुराई के लिए या दूसरों को तकलीफ देने के लिए जब कोई करता है तो उसका अंत ऐसा ही होता है। प्रवीण के मौसी हमेशा दूसरों को डोमिनेट करना चाहती थी, हमेशा खुद का वर्चस्व जताती थी और उसको ये पसंद नहीं था कि कोई उसके अगेंस्ट बोले या उसके अगेंस्ट उसके मर्जी के खिलाफ कोई जाए। उसको वो पसंद नहीं था। दोस्तों, यही होता है, अगर कोई बुरा करता है तो बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण के मौसी ने आगे प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए एक बड़ा सा कांड कर दिया। अपने ही घर वालों से दुश्मनी निकालने के लिए और प्रॉपर्टी हड़प करने के हिसाब से उसने ब्लैक मैजिक करने का ठान लिया। तो उसने उसके घर में एक मुर्गी लेके आई और घर के मंदिर में ही उसने उस मुर्गी की बेरहमी से गला काट दिया। उसके बाद में उसके पैर काट दिए और घर के मंदिर के जो एक घर का जो मंदिर होता है उसमें उसने रख दिया घर की उस मुर्गी की मुंडी और उसके पैर। जब उसने मुर्गी की गर्दन काटी तो पूरा खून उसके मंदिर में उसके छींटे उड़ गए और उसके घर की दीवार पे उसके छींटे उड़ गए। काफ़ी खतरनाक दिख रहा था वो सब। और जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो काफ़ी हंगामा हो गया। उसके घर वाले उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तो उसने हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग ली। तो उसके घर वालों ने उसको लास्ट वार्निंग दे के छोड़ दिया। प्रवीण ने कहा कि अभी भी उसकी मौसी ऐसे टेढ़े काम करती रहती है और कोई इससे अब रिश्ता नहीं रखता। सारे रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली है। इस तरह के जो काम करते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है। अंत उसका बहुत बुरा होता है। खैर, मेरे दोस्त प्रवीण ने उन योगी महाराज से दीक्षा ले ली थी और तब से वो ध्यान धारणा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। शायद इसी वजह से वो अब तक बचे रहे हैं। और जब से उन्होंने ध्यान धारणा शुरू किए तब से उन्हें जो रात को उनका शरीर जकड़ा जाता था वो अब बिल्कुल नहीं होता। और उनका कहना है कि वो अब काफ़ी आज़ाद सा महसूस करते हैं। कहते ना कि कर भला सो हो भला। ऐसा बुरा काम करने वाले या ब्लैक मैजिक करने वाले भूत प्रेत ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। तो उनसे बचने के लिए आपको ध्यान धारणा, भगवान की छत्र छाया में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूजा पाठ करते रहे, ध्यान धारणा करते रहें और बुरी आदतों से दूर रहें और हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करते रहें। जय श्री राम। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।